दिल्ली में बैठक सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं थी, ये उस गठबंधन की परीक्षा थी जो खुद अपने भविष्य को लेकर सवालों के घेरे में है। इंडिया गठबंधन यानी इंडी गठबंधन की जिस बैठक पर पूरे दिन राजनीतिक गलियारों की नजर टिकी हुई थी, वो बैठक संपन्न हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई इस बैठक में 23 दलों ने हिस्सा लिया। हालांकि बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अंदर क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों पर सहमति बनी, किन बातों पर मतभेद सामने आए और आखिर इस बैठक से गठबंधन को कोई नई दिशा मिली या फिर नहीं, इसकी पूरी तस्वीर की चर्चा करेंगे। लेकिन बैठक के नतीजों से पहले भी एक बड़ा सवाल मौजूद है। आखिर जिस गठबंधन का गठन 3 साल पहले बड़े दावों और बड़े सपनों के साथ हुआ था, उसकी स्थिति आज है क्या? जब जून 2023 में इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी, तब इसके साथ 37 राजनीतिक दल जुड़े हुए थे। लेकिन आज जब यह बैठक हुई तो उसमें केवल 23 दलों ने हिस्सा लिया। हालांकि कहानी सिर्फ संख्या की नहीं है। असली सवाल यह है कि जो दल अभी भी इस गठबंधन के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति क्या है, वो कितने मजबूत हैं और वो गठबंधन को बचाने की स्थिति में है भी या फिर नहीं। दरअसल इस समय कई दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन को बचाने की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तृणमूल कांग्रेस मानी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। 4 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और इसके बाद जिस तरह का राजनीतिक बिखराव देखने को मिला, उसने सभी को चौंका दिया है। 80 में से 59 विधायक बगावत कर चुके हैं। उन्होंने अलग गुट बना लिया है, अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है और विधानसभा अध्यक्ष ने भी उसे मान्यता दे दी है। अब चर्चा इस बात की है कि विधानसभा के बाद संसदीय दल में भी टूट देखने को मिल सकती है। स्थिति यहां तक बताई जा रही है कि ममता बनर्जी कई सांसदों से सीधा संपर्क तक नहीं कर पा रही। राज्यसभा में उनके 13 सदस्य हैं और लोकसभा में 28, यानी कुल 41 सांसद। लेकिन उनमें से केवल 4-5 ही सक्रिय संपर्क में हों तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बैठक से पहले सीपीएम के महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस से अपना रुख साफ करने को कहा था। याद कीजिए, केरल विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी और सीपीएम के बीच अंदर खाने समझदारी। राहुल गांधी ने तो यहां तक सवाल उठाया था कि यदि ऐसा नहीं है तो पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करते। अब वही सवाल सीपीएम कांग्रेस से पूछ रही है कि आखिर ये आरोप किस आधार पर लगाए गए थे। यानी गठबंधन के भीतर ही भरोसे का संकट साफ दिखाई दे रहा है और यही संकट इस पूरे गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। और केवल तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, इस गठबंधन के भीतर दूसरा बड़ा सवाल डीएमके को लेकर भी खड़ा हो गया है। इंडी गठबंधन में जिन कुछ बड़ी और प्रभावशाली पार्टियों का नाम लिया जाता है, उनमें तृणमूल कांग्रेस के साथ डीएमके भी शामिल रही है। कांग्रेस और डीएमके का राजनीतिक रिश्ता कोई नया नहीं था। ये साथ 3 दशक से भी ज्यादा समय तक चला। लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस रिश्ते में भी दरार पैदा कर दी। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके के साथ राजनीतिक समीकरण बनाने का फैसला किया। कांग्रेस के कुछ विधायक जीत कर आए, सत्ता में भागीदारी भी मिली, लेकिन इसके बदले उसने डीएमके का भरोसा गंवा दिया। डीएमके ने इसे सीधे सीधे विश्वासघात करार दिया है और यही वजह रही कि इंडिया ब्लॉक की बैठक से उसने दूरी बनाए रखी। कांग्रेस को उम्मीद थी यदि डीएमके नहीं आती तो शायद टीवीके को साथ लाया जा सके, लेकिन यहां भी तस्वीर कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं दिखी। पहली बात तो ये कि टीवीके औपचारिक रूप से इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और दूसरी बात ये कि जोसेफ विजय की ओर से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि वो इस गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। यानी जिन जिन सहयोगियों की तलाश की जा रही थी, वो भी अभी दूरी बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो गठबंधन को कोई नई ताकत दे सके। एक समय था जब ममता बनर्जी इस गठबंधन की बैठकों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती थी। कई बार खुद आने के बजाय प्रतिनिधि भेजा करती थी। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब ममता बनर्जी को भी महसूस हो रहा है कि यदि अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है तो उन्हें इस गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन समस्या ये कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन के भीतर मौजूद कांग्रेस और सीपीएम दोनों ही ममता बनर्जी के प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिद्वंदी। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस राज्य में सहयोगी दल ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हों, वहां गठबंधन की वास्तविक ताकत आखिर कितनी बचती। पश्चिम बंगाल में यह गठबंधन व्यावहारिक रूप से दिखाई नहीं देता। केरल में कांग्रेस और वाम दल आमने सामने,
तमिलनाडु में समीकरण बदल चुके हैं। कर्नाटक में कोई नया प्रभावशाली सहयोगी दिखाई नहीं देता। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है। तेलंगाना में भी गठबंधन का कोई स्पष्ट स्वरूप नजर नहीं आता। यानी यदि एक एक राज्य को अलग अलग करके देखा जाए तो गठबंधन का प्रभाव ज्यादातर कागजों तक ही सीमित दिखाई देता है। और यही वजह है कि इसकी राजनीतिक उपयोगिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि जिस समय इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी उस समय इसके साथ 37 दल जुड़े थे, लेकिन अब यह संख्या लगातार घटती दिखाई दे रही है। आज भी यदि किसी अपेक्षाकृत मजबूत दल की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का नाम सामने आता है, जिसके लोकसभा में 37 सांसद हैं। लेकिन बिहार में आरजेडी की स्थिति कमजोर हुई है। कई अन्य क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी राजनीतिक विकल्प कैसे बनेगा, क्योंकि केवल बैठके कर लेने से राजनीतिक ताकत नहीं बनती। उसके लिए जमीन पर संगठन चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, आंदोलन चाहिए और सबसे बढ़कर जनता का भरोसा चाहिए। यहीं आकर इस पूरे गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। यहीं आकर सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर खड़ा होता है, क्योंकि इंडी गठबंधन में यदि किसी एक दल को सबसे बड़ा माना जाता है तो वो कांग्रेस ही है। लेकिन विडंबना यह है कि आज सबसे गहरे संकट का सामना भी कांग्रेस ही कर रही है। समस्या केवल चुनाव हारने की नहीं है, समस्या भरोसा खोने की है। गठबंधन के भीतर मौजूद कई दल अब कांग्रेस पर पहले जैसा विश्वास करते दिखाई नहीं देते। और जहां तक जनता का सवाल है, वहां भी कांग्रेस लंबे समय से अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे हालात में न तो कांग्रेस किसी बड़े जन आंदोलन की अगुवाई करती दिखाई देती है और न ही वैसा कोई राष्ट्रीय अभियान खड़ा कर पाए जो देशव्यापी प्रभाव छोड़ सके। जमीनी संगठन की हालत भी कई राज्यों में चिंता का विषय बनी हुई है। राज्य इकाइयों के भीतर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। सबसे ताज़ा उदाहरण कर्नाटक का रहा, जहां अंदरूनी संघर्ष को शांत करने के लिए नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन नेतृत्व बदलने के बाद भी असंतोष पूरी तरह खत्म होता नहीं दिखाई देता। यानी चुनौती केवल विपक्षी दलों से नहीं है, चुनौती पार्टी के भीतर भी मौजूद है। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व की इच्छा है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी राष्ट्रीय विपक्ष खड़ा हो उसका चेहरा राहुल गांधी बने। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है, क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को उस स्थिति में पहुंचा पाए जहां से वो पूरे विपक्ष का नेतृत्व करने का दावा कर सकें? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो चुनावी तस्वीर सामने आई वो कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रही। अब स्थिति ये हो चुकी है कि स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा इसका ताज़ा उदाहरण। उससे पहले गुजरात में भी स्थानीय चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई थीं। पंजाब को लेकर एक समय उम्मीद दिखाई देती थी, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं वहां भी कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं दिख रही। अगले साल जिन 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल। इन राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति को लेकर बहुत अधिक उत्साहजनक संकेत नहीं दिखाई देते। यानी जिस पार्टी को पूरे गठबंधन की धुरी माना जा रहा है वो खुद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संघर्ष कर रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस के लिए इंडी गठबंधन केवल एक राजनीतिक मंच नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय प्रासंगिकता बनाए रखने का एक साधन भी बन चुका है। उसे सहयोगी दलों की जरूरत है, उसे उनके समर्थन की जरूरत है, उसे इस बात की जरूरत है कि सहयोगी दल राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करें। लेकिन वास्तविकता यह है कि गठबंधन के भीतर भी इस सवाल पर पूरी सहमति दिखाई नहीं देती। और यही वजह है कि इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर जितनी उत्सुकता थी उससे कहीं ज्यादा सवाल है, क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है, नेता अपने अपने घर लौट चुके हैं, कैमरों के सामने औपचारिक बयान भी आ चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी वहीं खड़ा है, क्या ये गठबंधन केवल बैठकों तक सीमित रह जाएगा या फिर वास्तव में कोई साझा राजनीतिक दिशा तय कर पाएगा? क्या सहयोगी दल अपने अपने क्षेत्रीय हितों से ऊपर उठकर कोई साझा रणनीति बना पाएंगे? क्या वो एक दूसरे के लिए राजनीतिक जगह छोड़ने को तैयार होंगे या फिर हर दल यही चाहता रहेगा कि बाकी सभी उसके लिए रास्ता खाली करें? क्योंकि राजनीति में गठबंधन केवल घोषणाओं से नहीं चलते, गठबंधन भरोसे से चलते हैं, त्याग से चलते हैं, साझा लक्ष्य से चलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गठबंधन तब चलते हैं जब उसके साझेदार एक दूसरे पर विश्वास करते हों। आज की सबसे बड़ी चुनौती यही दिखाई देती है, सभी दल एक दूसरे की जरूरत को महसूस कर रहे हैं लेकिन कोई भी अपने राजनीतिक हितों से समझौता करने को तैयार नहीं दिखता। और जब यही स्थिति हो
तब गठबंधन का भविष्य कितना मजबूत होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। बैठक हो गई, तस्वीरें आ गईं, बयान भी आ गए, लेकिन क्या इस बैठक से गठबंधन को नई ऊर्जा मिली? क्या इससे राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे? क्या इससे विपक्ष को नई दिशा मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज की बैठक ने जितने उत्तर दिए हैं, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ इस विषय पर फिलहाल इतना ही। अगले सेगमेंट में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण और नई राजनीतिक हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।